Hey everyone, welcome back to my फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है। देखो, ब्राह्मण आपका जितना भी वेद है सबका कुछ ना कुछ ब्राह्मण है, एक या दो ब्राह्मण करके सबका है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पूछ रहा हूँ गोपथ, गोपथ किसका ब्राह्मण है, किसका है। यह है अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का पालन किया और ये चले गए थे श्रवण बेलगोला। कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला। ठीक है, और श्रवण बेलगोला में ही इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था और यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संसद का जो दो सत्र होगा उसके बीच मैक्सिमम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो कौन सा वो आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 85। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की थी। सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। अब इसके बाद आती है इन्होंने ये कब शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी। तो अभी आपने देखा भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। कहाँ किया गया था? पोंचापल्ली में। कहाँ किया गया था? पोंचापल्ली में। ठीक है। अच्छा, ये पोंचापल्ली अब कहाँ है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो ये है आपके तेलंगाना में। कहाँ है? ये है तेलंगाना में पोंचापल्ली। यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो बहुत बार आपने पढ़ा है, यह है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। इसको हम लोग अशोक के धम्म के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है। तो देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट आपको दे देता हूँ। वेद से इस तरह के स्टेटमेंट जो भी आए तो आपका आंसर एक ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम 90% केसेस में आप सही होगे और अगर आप आंसर करते हो दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी वेदों की ओर लौटो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और भी एक दो स्टेटमेंट है वेद से रिलेटेड जो दयानंद सरस्वती ने दिया है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन हो जाएंगे? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ दयानंद लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जल्दी बताओ कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला। और ये पटियाला कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है पटियाला? ये है पंजाब में। ठीक है, पंजाब स्थित पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सोमपेंस कहाँ की आदिवासी है। ये एक आदिवासी है सोमपेंस। ठीक है, तो आपको बताना है सोमपेंस कहाँ की आदिवासी है। सोमपेंस निकोबार की आदिवासी है। कहाँ की है? निकोबार की। ठीक है, सोमपेंस आदिवासी जो हैं या निकोबार द्वीप में वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कील नहर बाल्टिक समुद्र को किससे जोड़ती है। कील नहर बाल्टिक समुद्र को किससे जोड़ती है। तो कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से जोड़ती है।
किसको? उत्तरी समुद्र से। ठीक है, तो ये याद रखना, आसान सा चीज है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? किस धातु का खनिज है ये? तो ये तांबा का खनिज है। किसका है? तांबा का। ठीक है, तांबा का खनिज है मेलाकोनाइट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? क्या था बंगाल का प्राचीन नाम? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। ठीक है, क्या नाम था? गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कौन थे वो? वो थे जयपाल। ठीक है, जयपाल ने पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह एक शासक कौन है जिसके शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है वह एक शासक कौन है जिसके शासनकाल में महावीर ने भी उपदेश दिया और दूसरा कौन है? बुद्ध, इन्होंने भी उपदेश दिया। इन चारों ऑप्शन में से कौन है आपका सही आंसर? जल्दी बताओ, सही आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही आंसर है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के समय में महावीर और बुद्ध दोनों ने क्या किया? दोनों ने उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली सर्वाधिक किस देश में उत्पादित होता है? मूंगफली जो है वह मैक्सिमम किस देश में उत्पादित होता है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वह है चाइना। ठीक है, और भारत का इसमें दूसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन है? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन हैं? तो सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार हैं पंडित रविशंकर। कौन है? यह है पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर ने इसको संगीतबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत का बोल किसने दिया? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको संगीतबद्ध किसने किया, क्या इसके संगीतकार कौन है? तो ये हो जाएंगे पंडित रविशंकर, जो एक सितार वादक हैं। और अभी आपसे पूछा जा रहा है इसकी बोल किसके द्वारा दी गई थी? किसने दिया था बोल? तो ये इकबाल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इकबाल के द्वारा। ठीक है, तो आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है ये गीत? इकबाल ने लिखा है। तो वही आपसे यहाँ पे बोल पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अभी तो ये मैंने बता दिया आपको, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। लेकिन आप याद रखना, वैसे ये बहुत ही आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसको। अगला क्वेश्चन है, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? इनका संबंध है शूटिंग से। किस खेल से है? शूटिंग से संबंधित हैं यशपाल राणा। अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है? हिडकल परियोजना किस नदी पर बना है? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर बनी है। कहां बनी है? घाटप्रभा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जो 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं, यह किस महान शख्सियत का जन्म दिवस है? तो ये राजीव गांधी का जन्म दिवस है। किसका? राजीव गांधी का। ठीक है, और उसी दिन हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बस ये आपका एक रिवीजन क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बार आपने ये पढ़ा है। तो रेटिनॉल ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, या प्रतिशतता कितनी होती है? ठीक है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है?
एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशतता ये 85% से अधिक होती है। कितनी होती है? 85% से अधिक। ठीक है, 95% तक इसमें आपको शुद्ध कार्बन मिल सकता है एंथ्रासाइट में। जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट घटता जाएगा वैसे वैसे कोयले का क्वालिटी जो है वो खराब होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ती हुई वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उड़ती हुई वायुयान का ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्टीमीटर का एल्टीट्यूड मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिनी में रक्त को नहीं जमने देने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? यानी हमारे रक्त वाहिनी में, यानी जो भी हमारा जो आर्टरी वगैरह है, जो भी नर्व्स वगैरह हैं, सब में एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त को उसके अंदर जमने नहीं देता। नहीं तो रक्त तो जम जाता। वह कौन सा पदार्थ है? वह है हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन है वह पदार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? तो जो भी हमारा सूचना पत्र है, जो हमारे देश का सूचना पत्र है, वह किस फॉर्म में प्रस्तुत होता है? और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग व्हाइट पेपर। क्या कहते हैं? व्हाइट पेपर, यानी श्वेत पत्र के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह है मोर, और इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वह है पावो क्रिस्टेसस। क्या नाम है? ये याद रखना। अब नाम तो आप जान रहे हो, बहुत आसान है। तो अब आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में या पूछा जा रहा है वह है उसका बायोलॉजिकल नाम। तो कुछ मैंने आज यहाँ पे लिया है, इन सब का आप बायोलॉजिकल नाम याद रख लो आज के आज। तो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका बायोलॉजिकल नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पशु तो आप जान रहे हो, क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब इसका बायोलॉजिकल नाम आपको बताना है। क्या है इसका बायोलॉजिकल नाम? इसका बायोलॉजिकल नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। अब नाम देखकर आप लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन रहता तो मैं मार लेता, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आपको अलग अलग टाइग्रिस ही रहेगा दूसरा टर्म, और सामने वाला पोर्शन चेंज कर देगा, तब क्या करोगे? तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि बाघ का जो रासायनिक बायोलॉजिकल नाम है वह है पैंथेरा टाइग्रिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा है वह है कमल, लेकिन यहाँ पे कमल से मतलब नहीं है, आपको उसका बायोलॉजिकल नाम बताना है। क्या है? यह है नेलम्बो। क्या नाम है? यह है नेलम्बो। ठीक है, सॉरी इसको मैं फिर से लिख देता हूं। यह है नेलम्बो। ठीक है, नेलम्बो, ये पूरा नहीं हुआ है, अभी और है इसके नाम है। तो नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है इसका? नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो ये सारे डिफिकल्ट नाम बिल्कुल नहीं है, आप इसको याद रख सकते हो, बस आपको याद रखना है, दिमाग में आपको सेट करके चलना है। अब एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो पावो क्रिस्टेटस और उसके बाद पैंथेरा टाइग्रिस और नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये तीन आज आपने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्या है? जलेबी है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो आप लोगों को तो ऐसे भी जलेबी बहुत पसंद है, गरम गरम जलेबी, मजा आ जाता है ना। तो ये है हमारा राष्ट्रीय मिठाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय मंत्र जल्दी बताओ क्या है? तो बहुतों को ये लग रहा है कि सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय मंत्र है, तो वो सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, हमारा मंत्र नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मंत्र जो है वह है ओम। क्या नाम उसका? वह है ओम। ठीक है, ओम का जो हम लोग जाप करते हैं ये हमारा राष्ट्रीय मंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत यानी झंडा गीत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? कौन सा है? यह है हिंद देश का प्यारा झंडा।
ठीक है, हिंद देश का प्यारा झंडा। यह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत यानी झंडा गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जल्दी बताओ, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह है गंगा डॉल्फिन। क्या है? यह है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। तो ये गंगा डॉल्फिन जो है यह है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? अगर राष्ट्रीय पर्वों का बात करेंगे तो भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व टोटल 3 हैं। ठीक है, मैं सारे नेशनल हॉलीडे का बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय पर्व का दर्जा जिसको मिला हुआ है वह है 3, और वह है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमित्र घात की उपाधि किस भारतीय शासक को दी गई थी? अमित्र घात की उपाधि, अमित्र घात की उपाधि किसको दी गई थी? ये बिंदुसार को दिया गया था। किसको? बिंदुसार को। ठीक है, याद रखना है आपको उपाधि। अगला क्वेश्चन है शिलादित्य के नाम से किस भारतीय शासक का बोध होता है? यानी कौन सा एक ऐसा शासक हुआ जिसका नाम शिलादित्य भी था, या शिलादित्य के नाम से हम लोग इसको जानते हैं? यह है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को देवपुत्र कहा गया? देवपुत्र किसको कहा गया? तो देवपुत्र कनिष्क को कहा गया था। किसको कहा गया था? कनिष्क को। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? लाख बख्श की उपाधि, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कौन है? यह कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला इसका उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है मलिक का उपाधि किस भारतीय शासक ने ग्रहण किया था? मलिक, मलिक, मलिक का उपाधि किसका था? ये भी ऐबक का ही था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक का उपाधि भी धारण किया था। अगला क्वेश्चन है शेख सलीम के नाम से कौन सा भारतीय शासक मशहूर था? यानी शेख सलीम किसको हम लोग जानते हैं? चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये मुगल शासक है। अब बताओ सलीम किसका नाम था? ये अकबर के पुत्र का नाम था, और इसको हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं। इस नाम से, जहांगीर के नाम से। यही था शेख सलीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किस भारतीय शासक को कहा गया? जिंदा पीर, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा गया था। किसको कहा गया था? औरंगजेब को। क्या कहा गया था? जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है परमेश्वर का उपाधि किस भारतीय शासक ने ग्रहण किया था? परमेश्वर का उपाधि, परमेश्वर का उपाधि तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। पुलकेशिन सेकंड ने यह उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है वतापी कोंड उपाधि किस भारतीय शासक को मिला था? वतापी कोंड, तो वतापी कोंड किसको मिला था? ये मिला था नरसिंह वर्मन को। ठीक है, नरसिंह वर्मन, और इसके साथ प्रथम द्वितीय तृतीय भी है, तो प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम को वतापी कोंड का उपाधि मिला था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है, किसका नाम था मूल शंकर? तो मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री का नाम प्रियदर्शी भी था? तो किस प्रधानमंत्री को प्रियदर्शी कहा गया? तो प्रियदर्शी इंदिरा गांधी को कहा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था?
हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो हुमायूं का वास्तविक नाम था नसीरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन था हुमायूं का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? ये तो बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा। शेरशाह, शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या गाइस, यहाँ पे आज आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, आई होप कि आज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप जान रहे थे, आपका रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ और आपके लिए क्वेश्चन न्यू थे तो आप उसको जरूर याद करो, और आज का जो टारगेट है वो आज ही पूरा हो जाना चाहिए आप। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, बाय।